तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के लाइक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। जनरली फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में हम यूनिट 1 को डिस्कस करें। पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम एक ग्राफिक इलिस्ट्रेशन है, मतलब कि कहीं ना कहीं एक दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। ये जनरली फर्स्ट प्रपोज करा था जॉन डब्ल्यू ट्रेविस ने, कब 1972 में। जितना मैंने हाईलाइट करा ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में आप ये मेंशन करिएगा। इन्होंने डिस्क्राइब करा था कैसे वेलबींग सिंपली आप रह सकते हो, जिससे आप इलनेस को दूर रखोगे। आप अपने आपके जो मेंटल और आपकी इमोशनल हेल्थ है कैसे उसको बूस्टअप करोगे, कैसे उसको कॉपरेट करोगे। तो इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी दिए थे जो इनके नॉर्मल हेल्थ के लिए रहते हैं, जिसमें इनका क्या रहता है, अगर आप इलनेस को ज़्यादा बढ़ाओगे तो इलनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी घातक होती जाएगी, कहीं ना कहीं वो कॉज करेगी आपके डेथ का। अगर आपकी गुड हेल्थ है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, वेलनेस प्रोडक्शन करोगे। तो सबसे बेटर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। जब आप न्यूट्रल रहते हो तो कुछ नहीं रहेगा, बट जब आप अवेयर हो जाते हो, एजुकेट हो जाते हो, ग्रोथ करते हो, तो क्या कहते हैं, हाई लेवल के वेलनेस रहता है। बट अगर साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं पर आपने ध्यान नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं करा है, ट्रीटमेंट का मॉडल देख लो कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो फिर क्या आप होगे, डिसेबिलिटी हो जाएगी। डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूम मॉडल नहीं मान रहे हो, आपकी जितनी भी पर्सन अडेप्टेबिलिटी होती है वो अल्टर करेगी। अल्टर करने के बाद प्री मैच्योर डेथ या तो डेथ कॉज हो जाएगा, जिसमें आपके क्या होगा, पर्सन नाइदर भी स्पेशली वेल, क्या हो जाएगा, वो इल पर्सन हो जाएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करेंगे? तो सबसे पहले फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिविजुअल लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं इंडिविजुअली लाइफस्टाइल के ऊपर। नेक्स्ट क्या, ये सोशल कम्युनिटी नेटवर्क्स पे डिपेंड रहता है। इसमें क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं वो आपका एज और सेक्स में आता है। नेक्स्ट, जब आप लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस में रहते हो तो आपका वर्क एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। अगर आप वर्किंग कंडीशंस में देखोगे तो आपको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हाउसिंग। तो ये आपके पॉइंट्स है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के। मेरे अकॉर्डिंग इसको समझाने की जरूरत नहीं है, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा किस अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आपको डायग्राम से ना क्लियर हो तो मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है हेरिडिटरी की वजह से हेल्थ इन्फ्लुएंस होना। एज, आपको पता है जो ओल्ड एज होते हैं उनको हेल्थ कंडीशंस इतनी लो क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका डिजीज कंडीशन हाई हो जाती है। रेस की बात करूँ, आपने सोशियोलॉजी में रेस पढ़ा तो उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे अफ्रीकन में सिकल सेल अनीमिया ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वहाँ के हेरिडिटरी जीन्स में म्यूटेशन है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी, दैट मीन्स रिलेटेड टू माइंड। नेक्स्ट क्या, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पहला पॉइंट आपका है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब रहेगा तो हेल्थ कैसे डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया कि जहां आप वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्लम एरिया में, तो आपको पता है कि वहां पे इतना हाइजीन नहीं रहता है मेंटेन, तो वहां पे इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे बाइट करते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। टाइफॉइड तो मोस्ट कॉमन है क्योंकि वो कंटामिनेटेड फूड की वजह से हो सकता है। एज एग्जाम्पल आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फाउंडेशन का मतलब होता है एक चीज को आप समझ के ना तो उसका आप बहुत लिख सकते हो। फिर सर सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या है, बिलीफ, रिलीजन, नॉर्मल, आप सॉरी मोरल, जितने भी आपने रेगुलेशंस, जितना भी आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है ना उतना आप सोशल इन्वायरमेंट में मेंशन कर दीजिए। लाइफ स्टाइल का एग्जाम्पल तो आप खुद से दे सकते हो। कैसे, जैसे आपकी सेडेटरी लाइफ स्टाइल है, मतलब कि खाना पीना और लेट जाना या फिर रेस्ट करना, तो वो सेडेटरी लाइफ स्टाइल आती है। इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी कहीं ग्रोथ नहीं होगी। जरूरी थोड़ी ना कि वेट से ग्रोथ है तो आपको पसंद नहीं, आपका मेंटली ग्रोथ होना स्ट्रॉन्ग है। तो ये लाइफ स्टाइल का आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये है हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसमें क्या देखो, मोटिवेशन, एक्सरसाइज, वेलनेस, मेंटल हेल्थ, वेट कंट्रोल, मेडिकल केयर, स्टॉप स्मोकिंग, साथ में अल्कोहल कंजप्शन भी स्टॉप करिए, और कॉन्शियसनेस। तो ये आपका क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन इलनेस एंड डिसीज। इलनेस और डिजीज में क्या डिफरेंस है? इलनेस कैन अफेक्ट द बॉडी और माइंड इन अ myriad ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। अ डिसीज हैज अ स्पेसिफिक रिजल्ट ऑन अ बॉडी पार्ट और फंक्शन। इलनेस का मतलब है वो बॉडी या माइंड दोनों का अफेक्ट करता है, डिफरेंटली करता है, कैपेसिटी उसकी डिफरेंट रहती है। और डिसीज का क्या होता है, वो बॉडी पार्ट या पूरे फंक्शन या फिर आप कह सकते हैं पूरी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस होता है, बेसिक्स अब वैसे ही इलनेस और डिसीज में है। ये डेफिनेशन आप इलनेस के एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इलनेस आपके में सिलेबस में मेंशन है टॉपिक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इलनेस। तो सबसे पहले एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि आप एक बार लाइफ टाइम में उसको एक्वायर करोगे, या फिर कह सकते हो आफ्टर बर्थ जो आपको डिजीज इन्वायरमेंट से मिले वो आप होती है आपकी एक्वायर्ड डिजीज। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस एग्जाम्पल, एक्यूट डिजीज जिसका आप साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हो शॉर्ट टर्म में। एक्यूट का होता है कि उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रोनिक डिसीज, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है और बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होती है। फिर आप ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर या फिर डिजीज, इसमें हम लोग क्या होता है जो जेनेटिक डिसीज आती हैं, जैसे कि एड्स, SCIDS। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसीज, इसमें क्या होता है म्यूटेशन आ जाता है आपके जीन्स में।
नेक्स्ट आपकी डिजीज है हेरिडिटरी, उसको हम लोग इनहेरिटेंट डिसीज भी कहते हैं, जो कॉज होती है जेनेटिक्स से, जैसे कि एनीमिया बहुत सारी आपकी हेरिडिटरी भी होती हैं। लेट्रोजेनिक डिजीज, लेट्रोजेनिक डिजीज का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जिसका मेडिकल इंटरवेंशन, साइड इफेक्ट्स और ट्रीटमेंट सब कैसा है, इन एडवेंट आउटकम के साथ है। नेक्स्ट आपकी डिजीज है आइडियोपैथिक डिजीज, इसका कोई कॉज नहीं है, मतलब कि अननोन है, इनक्योरेबल, जो अभी तक क्योर नहीं हो सकती, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर का जो लास्ट स्टेज होता है वो क्योर नहीं कर सकते। प्राइमरी डिजीज कॉमन, जैसे कि कोल्ड, फीवर, अथराइटिस, इट्स अ कॉमन, जिसको बहुत ही इजीली सही कर सकते हो। सेकेंडरी रूट कॉज, फॉर एग्जाम्पल आपको बैक्टीरियल डिजीज है, आपने उसके लिए कुछ लिया, उसकी वजह से कुछ और डिजीज हो गई। टर्मिनल डिजीज का मतलब होती है जो डेथ कॉज करेगी, जिसका साइन एंड सिम्टम्स कि आपने क्या करा, उसको मतलब कि कंट्रोल नहीं करा। नेक्स्ट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर आपको पता है, जैसे कि आपको मेंटल डिसऑर्डर कुछ है, आप साइकेट्रिक से नहीं मिले, वो कहीं ना कहीं क्योर नहीं कर पाएंगे आप, तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज बन जाएगी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप कभी भी क्योर नहीं हो सकते। तो ये टाइप्स है, मैंने मीनिंग के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया, एज इट इज आपको अपनी एग्जाम कॉपी में मेंशन करने। हाँ, जब टाइप्स ऑफ डिजीज ज्यादा मार्क्स में तो सब मेंशन कर दीजिएगा, और कम मार्क्स में तो फिर 3 to 4 मेंशन करिएगा, वो डिपेंड करता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। टोटल 5 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। बेसिकली इन्होंने स्टेजेस को बहुत ही सिंपली वे में एक्सप्लेन करा है। स्टेज 1 में आपको सिम्टम्स से एक्सपीरियंस होंगे, स्टेज 2 में आप सिक रोल का प्ले करोगे, नेक्स्ट क्या मेडिकल केयर के कॉन्टेक्ट करोगे, स्टेज 4 में आप डिपेंड करोगे क्लाइंट की केयर पे, स्टेप 5 में रिकवरी करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फीवर से। आज आप फीवर अगर है तो आपको क्या होगा, बॉडी में पेन होगा, हेडक होगा, साथ में आपका सोर थ्रोट होगा और स्पूटम सिक्रीशन हाई होगा। ये आपके क्या है, सिम्टम्स हैं फीवर के। नेक्स्ट स्टेज आपकी आएगी जब आप बिल्कुल सिक का रोल प्ले, अज्यूम करोगे कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत ही ज्यादा सिक हूं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाओगे और कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, ये मेन लाइन होती है। फिर आप क्या करोगे, मेडिकल केयर से कॉन्टेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर से दवा लोगे, नहीं तो फिर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लोगे। फिर क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो वैलिड पॉइंट पे जाता है हेल्थ की, आपने हेल्थ इलनेस कंटेनर पढ़ा ना, सेम वे वो चीज़ है। नेक्स्ट क्या, डिपेंड क्लाइंट के, इसमें क्या होता है, आपको पता चल गया कि आपको फीवर है। अब फीवर भी बहुत टाइप का होता है, अब टाइफाइड फीवर भी हो सकता है, मलेरिया फीवर भी हो सकता है। तो जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये मेडिसिन बीडी लेनी है और या फिर ये मेडिसिन आपको आईवी लेनी है, तो आप सेम उन पे डिपेंड हो जाओगे कि वो जैसा कहेंगे वैसी केयर पे रहोगे। नेक्स्ट क्या, रिकवरी। फिर अब जब आप फाइनल स्टेज की आपकी रिकवरी, जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओगे तो उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। जैसे कि क्रोनिक इलनेस है तो इसमें क्या होता है, और प्रोलॉन्ग्ड जाता है, बट अगर आप एक्यूट पे हो तो रिकवरी हो जाता है। रिहैबिलिटेशन, अल्कोहलिक है, स्मोकिंग है, जिस चीज़ को हम लोग मेडिसिन से नहीं कर सकते उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कर देते हैं। तो ये था स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट। आप बीमार हो, इलनेस का मतलब क्या, आप बीमार हो, आपको डिजीज है, ठीक है। अब उससे आप क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पेशेंट पे। तो इम्पैक्ट का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पेन होगा पेशेंट को। आप कोई भी डिजीज एग्जामिन कर लीजिए, पेशेंट है उसको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी। अब मैं बताती हूँ पेन क्यों होता है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर जैसे उसे चोट लगे तो उसे क्या दर्द होगा। एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन होना कि मैं सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इट्स टाइप ऑफ एंजाइटी। फिर फंक्शनल लिमिटेशन, फंक्शनल लिमिटेशन का होता है कि रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि वो मूवमेंट उसका निल हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पैर में चोट लगी तो वो क्या आपको लगता है कि वो चल पाएगा, नहीं। हाथ में लगी तो आप जितने भी हाथ वाले मूवमेंट है सब उसके रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब जैसे कि एक अफोर्डेबल है तो वो अफोर्ड करके अपना इलाज करा सकते हैं, बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड करा पाते हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ही भारी हो जाता है। तो बहुत सारी डिसीज से वो ऐसे ही लड़ते रहते बिना इलाज कराए। तो ये क्या चीज़ है, ट्रीटमेंट की वजह से। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम आप मैस्लो हायरार्की पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे अपने आप को होपलेस फील करोगे कि अरे मुझे तो ये हो गया, मैं कैसे रहूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल इन सब में आप एड्स एक बार सोचिएगा, आप अपनी सोसाइटी में अपने आप में ही नहीं फील कर पाएंगे कि कैसे इस सबको मैं बताऊं, कैसे मैं डिपेंड रहूंगा प्रोफेशन पे। तो ये रहता है योर अपीयरेंस, योर अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, हमारा रोल चेंज होने लगता है। हम लोग इल होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने एज यूजुअल एक्टिविटीज को चेंज कर देते हैं। टाइम अटेंडिंग सर्विस, ऑफ कोर्स ही बात है, टाइम मैनेजमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप डिपेंडेंस जितना भी आपका रहेगा पीरियड ऑफ इलनेस पे, वो फीलिंग्स पे ज्यादा रहेगा, हेल्पलेस फील करोगे। स्लीपलेस नाइट क्यों होंगे, क्योंकि आप एंजाइटी पे होगे। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ ना समझ में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में कोई भी हेडिंग आ जाए तो उस हेडिंग को अपने आप पे रख देना, या फिर उस डिजीज का या फिर एग्जाम्पल ले लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट्स है। बेसिक पॉइंट्स है, बस फर्क कितना है, इसको इन्होंने इंग्लिश में थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिख दिया। अगर आप बेसिक लिखना चाहते हो बेसिक से लिख सकते हैं, मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस एंड फैमिली चेंजेस। अब इलनेस का इम्पैक्ट फैमिली पे क्या पड़ेगा, रोल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एड्स बताया, अगर एड्स पता चलेगा कि है तो सबके थॉट्स चेंज हो जाएंगे कि अरे इसको एड्स कैसे हो गया, सबके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, राइट। फिर टेक रीअसाइनमेंट्स, सब कुछ आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना होगा जहां से आपने इलनेस से पहले की स्टेज पे।
इंक्रीज डिमांड ऑन टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम की डिमांड बढ़ जाएगी फैमिली मेंबर्स में कि सबको ये रहता है कि डिजीज कंडीशन है, शायद बचे ना बचें, ये वाली कंडीशन आ जाती है। एनजाइटी कंडीशन बढ़ जाती है। अगर इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, सब उसको देखने जाते हैं तो उसकी एनजाइटी हाई होती है, ना कि कम होती है। एज अ हेल्थ केयर वर्कर जब मैं हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ तो मुझे ऐसा पहले लगता था कि हॉस्पिटल में कोई भी एडमिट है उससे मिलने जाएंगे, उस पर्सन को अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। जब उसको हम लोग मिलने जाते हैं, उससे बात करते हैं या फिर उसकी कंडीशंस पे रिएक्शन देते हैं तो उसका एंजाइटी लेवल बल्कि हाई हो जाता है, उसका पेन स्कोर हाई हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से रहेंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, मैंने अभी इकोनॉमिक के लिए डिस्कस करा। आप सिंगल पर्सन पे हो या पूरी फैमिली पे हो, बात तो वही या नहीं है। नेक्स्ट क्या, लोनलीनेस एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन। ऑफकोर्स ये बात है, जब आप हॉस्पिटल में 1.5-2 महीने के लिए एडमिट हो गए तो आप अकेले हो जाओगे, फिर वो आपको हॉस्पिटल का एनवायरमेंट कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगेगा, फिर आपको अपने ही लोगों से नफरत सी होने लगेगी। मतलब मैं एक एग्जाम्पल से दे रही हूँ, आप बेसिक्स से समझना, उसको ऐसा सीरियस मत ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्या, चेंज इन सोशल कस्टम, तो आपके सारे कस्टम्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई बॉडी ऑर्गन एम्पिटेट करना पड़ गया, एक्सट्रीमिटीज को एम्पिटेट करना पड़ गया, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूरी फैमिली पे। बेसिकली यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया है और यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सिंपली इजी था। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई पॉइंट ना समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।